आप सभी बच्चों को बहुत बहुत नमस्कार है। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने लक्ष्य के लिए पूरी तरह समर्पित होंगे। हम लोग यहाँ पर एक बहुत इम्पोर्टेंट सेशन के साथ जुड़े हुए हैं और मैं बार बार कहता रहता हूं कि जो भी मेरी क्लासेस हैं वो पूरी तरह से यूजीसी नेट के बच्चों के लिए समर्पित हैं, लेकिन साथ में जो भी बच्चे स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम दे रहे हैं, टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, बीपीएससी 4.0 दे रहे हैं, उनके लिए भी मेरी क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जो भी दूसरी बात मैं कहता रहता हूं कि क्वेश्चन के साथ साथ जो मैं साथ में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, चीज़ें बता रहा हूं, उसको ज़रूर नोट करते चलिएगा। साथ में चैनल को प्रयास करिए कि सब्सक्राइब भी करें और चैनल को थोड़ा सा क्लास को शेयर भी करें। दोनों ही तीनों चीज़ों थोड़ा सा आप लोग करते रहेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। और मैं आप लोगों के साथ अपने स्तर से जो भी मेरे पास कंटेंट हो सकता है उसको मैं दे रहा हूँ। थोड़ा सा दुख इसलिए कहता रहता हूँ, व्यक्त करता रहता हूँ कि इतना सब कुछ कंटेंट देने के बाद भी ये क्लासेज ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुँच पा रही हैं। ये थोड़ा सा दुख है। क्यों नहीं हो पा रहा है मुझे नहीं मालूम, लेकिन फिर भी मेरा जो प्रयास है वो मैं आपके साथ कर रहा हूँ। यहाँ पर पहले ही क्वेश्चन के साथ हम लोग बात करते हैं, तो इसके पहले ही क्वेश्चन को थोड़ा सा देखा जाए तो आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं और यहाँ पर हम लोग जो है अपनी चीज़ों को लेकर बात करें। निम्नलिखित का सही अनुक्रम क्या होगा, यानी एक प्रकार से यह कह रहा है कि क्रम बताइए कि सही क्रम क्या है। इस चीज़ को थोड़ा सा कहीं कहीं हम लोगों को जरा जल्दी से बताते जाइए कि इसका क्रम क्या होगा। तो जैसे ये कह रहा है कि आयुध अधिनियम, आयुध अधिनियम का मतलब क्या है? शस्त्र अधिनियम की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? ये शस्त्र अधिनियम की बात कर रहा है, ठीक है, आर्म्स एक्ट की बात कर रहा है। तो ये आर्म्स एक्ट कब आया, इल्बर्ट बिल विवाद कब आया, भारत में पहली जनगणना कब हुई? अब यहां पर थोड़ा सा ध्यान रखना, दो एक चीजों का समन्वय है। भारत की पहली जनगणना जो हो रही है वो लॉर्ड मेयो के समय हो रही है, लेकिन नियमित जनगणना जो हो रही है वो नियमित जनगणना जो हो रही है वो 1881 में हो रही है। हालांकि लॉर्ड मेयो के समय में, अगर हाँ दोनों ही चीजें मैं बता देता हूं, आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा। लॉर्ड मेयो के समय में पहली जनगणना जो हुई वो 1872 में हुई, लेकिन अगर यही शब्द नियमित शब्द आ जाएगा तो ये रिपन के समय में हो रही है, रिपन के समय में हो रही है, वो 1881 में हो रही है। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रख लेना, ठीक है ना। आर्म्स एक्ट की बात करते हैं तो 1878 में हो रहा है, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसी प्रकार से ये लिटन के समय की घटना है, लिटन के समय की घटना है। लिटन क्या करते हैं? लिटन यह कहते हैं कि अब जो वेपन्स हैं, जो अस्त्र शस्त्र हैं, वो भारतीयों के लिए यह नियम बना दिया गया कि उनको अब लाइसेंस लेना बहुत ही जरूरी है, यानी आपको लाइसेंस लेना ही पड़ेगा। लेकिन इस कानून के दायरे में ना तो एंग्लो इंडियन आते हैं और ना ही अंग्रेज लोग आते हैं, यानी कोई भी यूरोपियंस और एंग्लो इंडियन इस कानून के दायरे में नहीं आता है। यही इस कानून का ड्रॉबैक था। दूसरी बात, लिटन के समय की अगर बात करते हैं, लिटन के समय में, तो लिटन के समय में एक और घटना बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट। तो यहां पर वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट की भी बात अगर कर लेते हैं, वर्नाक्युलर वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट, जिसको कुल मिला के कहीं की गैंगिंग एक्ट भी कहा जाता है। गैंगिंग एक्ट, गैंगिंग एक्ट का मतलब क्या है? मुंह बंद करने वाला एक्ट, जिसको भारतीय भाषा समाचार पत्र अधिनियम भी कहा जाता है, समाचार पत्र अधिनियम। तो ये जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है ये भी भारतीय भाषाओं पर भी के लिए कानून है, यानी भारतीय भाषाओं में जो भी समाचार पत्र निकल रहे हैं, यदि सरकार के विरोध में कुछ ऐसा लिखते हैं तो स्वाभाविक रूप से उनके ऊपर कार्यवाही की जाएगी। यानी एक प्रकार से वर्नाकुलर प्रेस एक्ट भारतीय भाषाओं यानी देशी भाषाओं के समाचार पत्रों पर एक तरह से प्रतिबंध लगाने का है। और इसीलिए आप देखिएगा ये विशेष रूप से जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था, ये एक तरह से एक समाचार पत्र को टारगेट रखकर आया था, जिसका नाम था अमृत बाजार पत्रिका, अमृत बाजार पत्रिका। लेकिन इस अमृत बाजार पत्रिका जो शुरुआत में बांग्ला में निकला करती थी, किसमें निकला करती थी? बांग्ला में। इसने रातों रात अपने को अंग्रेजी में कन्वर्ट कर लिया। प्रश्न यही आता है कि वह कौन सा समाचार पत्र था जिसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए रातों रात अपने को बांग्ला से अंग्रेजी में, क्योंकि अंग्रेजी भाषा में अगर कोई भारतीय समाचार पत्र निकालता है तो प्रतिबंध नहीं होगा,
क्योंकि उस समय अंग्रेजों की मानसिकता यही थी कि अंग्रेजी में ज्यादातर अंग्रेजी लोग निकालते हैं या वो भारतीय निकालते हैं जो अंग्रेजों के चमचे हैं। तो इस तरह से वहां वो दिक्कत उनको नहीं थी। लेकिन इस अमृत बाजार पत्रिका जिसके संपादक शुरू में शिशिर घोष थे, शिशिर घोष, और बाद में मोतीलाल घोष हो गए। कौन हो गए? मोतीलाल घोष, ठीक है ना। तो इस तरह से थोड़ा सा ध्यान रखना, इसने अपने को कुल मिला के अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर लिया। लेकिन जो कुछ इस वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट से जो समाचार पत्र बंद हो गए, उसमें सोम प्रकाश का नाम महत्वपूर्ण है। सोम प्रकाश, जिसने लिटन के दिल्ली दरबार की आलोचना किया था। ढाका प्रकाश भी बंद हो जाता है। इसी प्रकार से सहचर बंद हो जाता है, सहचर, और भारत मिहिर, ये समाचार पत्र ध्यान रखिएगा कुल मिला के कहीं की वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के कारण बंद हो जाते हैं। तो यहां पर इस प्रकार के प्रश्न आप लोगों से बिल्कुल पूछा जा सकता है। इसीलिए कहते हैं कि लॉर्ड लिटन की जो नीतियां हैं वो भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में उत्प्रेरक का काम कर रही हैं, क्योंकि वो काम कर रहा है जिसके कारण से भारतीयों के अंदर एक उत्तेजना पैदा हुई। यहां पर भारत की पहली इल्बर्ट बिल विवाद है तो 1883 का है। कब का है? 1883 का। ये रिपन के समय में हो रहा है। और बंगाल का विभाजन, ध्यान रखिएगा, मैं बार बार इस बात को कहता रहता हूं कि इसमें 3 डेट याद रखना है। मैं विभाजन के ऊपर बार बार बताता रहता हूं। बंगाल का विभाजन में 3 डेट कौन सी याद रखना है? पहली जो वो है वो कुल मिला के 19 या 20 जुलाई को कुल मिला के बना था, और 20 जुलाई को एक कानून पेपर में आ गया। तो 19 या 20 जुलाई 1905, ये एक डेट ये याद रखना है। दूसरा, इसके विरोध में 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन चल रहा है, ये याद रखना है। और फिर जो है ध्यान रखना, 16 अक्टूबर 1905 को ये लागू होता है। 16 अक्टूबर 1905 को। ये तीनों ही घटनाएं किसके समय की बात है? तो करजन के समय की बात है। ये भी थोड़ा सा आप लोगों से बिल्कुल कहीं ना कहीं पूछा जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि देखिए, मैं एक एक चीज आप लोगों को इसलिए बता दे रहा हूं कि कोई चीज अगर रह जाती है या कोई चीज नहीं समझ में आती है तो आप लोगों तक वो बातें पहुंच जाएं। और इसी को ध्यान में रखते हुए कहीं ना कहीं इस प्रकार की चीजें मैं लेकर आप लोगों के बीच में आ रहा हूं। अब देखिए, इल्बर्ट बिल विवाद, इसके ऊपर थोड़ी सी मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं। बाकी डेट तो याद ही कर लीजिएगा। 1878 है, 1883 है, ये 1872 है, प्रथम जनगणना है, तो ये 1905 है। तो ये तो लगा लीजिएगा, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। मैं आप लोगों को एक जगह बताना चाहता हूं कि इल्बर्ट बिल का मामला है क्या। अगर हम इस इल्बर्ट बिल के मामले की बात करें, इल्बर्ट बिल विवाद का मामला अगर देखते हैं, तो इस इल्बर्ट बिल विवाद के मामले को हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। पहले क्या करते थे, अभी कुछ दिन से मैं देख रहा हूं, बच्चे भी मेरे से कह रहे हैं कि सर, बहुत से लोग जो पढ़ाने वाले हैं, जब आपको कहने की सुना तो उसके पश्चात उन्होंने चीजों को चेंज किया है। क्या चेंज किया है? यहां पर पहले कहा जाता था कि ये भाई इल्बर्ट बिल विवाद है क्या, मतलब भारतीय न्यायाधीशों को भी जुडिशरी में समान अधिकार यूरोपियंस के मिलना चाहिए। लेकिन क्या पहले नहीं था? नहीं था। अब यहीं पर यही चीज आपको बताना का प्रयास करता रहता हूं, और कई बार मैंने कहा है। तो यहां पर अब मैंने जब सुधारा तो बहुत से लोगों ने सुधारना शुरू कर दिया। सुधारने का मतलब जब मैंने बताया, तो ये जो मान के चलिए कि ये कलकत्ता प्रेसिडेंसी है, सपोज करिए ये कलकत्ता प्रेसिडेंसी है, सुनते जाइएगा, कलकत्ता प्रेसिडेंसी, जहां पर कुल मिला के क्या है, यहां पर कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अंदर सिर्फ कौन सा लॉ चलेगा? तो इंग्लिश लॉ चलेगा, अंग्रेजी कानून चलेगा, इंग्लिश लॉ चलेगा। कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अंदर चाहे भारतीय जज हो चाहे अंग्रेज जज हो, सबको समान अधिकार है। यानी इस प्रेसिडेंसी के अंदर जो कोर्ट बनी हुई है, इसमें भारतीय जजों को भी वही अधिकार है जो अंग्रेज जजों को है। यानी भारतीय जज भी अंग्रेजों के मुकदमे सुन सकते थे। किसमें? यहां की बात कर रहे हैं, कहीं कहां की बात कर रहे हैं? तो इस तरीके से इस प्रेसिडेंसी एरिया की बात करते हैं कि यहां पर भारतीय जज भी अंग्रेजों के मुकदमों को सुन सकते थे। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। लेकिन अब विवाद बिगड़ेगा कहां से? तो यहां से विवाद जो है कहीं ना कहीं इस तरीके से विवाद बिगड़ कहां से रहा है? यहीं पर प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट के रूप में एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है बिहारी लाल गुप्ता। बिहारी लाल गुप्ता,
अब बिहारी लाल गुप्ता का प्रमोशन हो रहा है। क्या हो रहा है? प्रमोशन हो रहा है। और प्रमोशन के पश्चात वो प्रेसिडेंसी एरिया से किसी दूसरे जिले में तैनात किए जाते हैं और यहां पर ये सेशन जज बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? सत्र न्यायाधीश या सेशन जज, जिला जज भी कह सकते हैं। यानी बिहारी लाल गुप्ता जब तक प्रेसिडेंसी एरिया में मजिस्ट्रेट हुआ करते थे तब तक वो अंग्रेजों के भी मुकदमे सुनेंगे और भारतीयों के भी मुकदमे सुनेंगे। लेकिन मतलब इस इल्बर्ट बिल से पहले क्या नियम था? यदि कोई भारतीय अगर प्रेसिडेंसी एरिया से बाहर किसी अन्य कोर्ट का जज होता था तो उसे अंग्रेजों के मुकदमे सुनने का कोई भी राइट्स नहीं था। यानी बाहर आप जाओगे, यानी प्रेसिडेंसी एरिया से बाहर जाओगे तब आप अंग्रेजों के मुकदमे नहीं सुन सकते थे। अब यहां पर यही होता है कि बिहारी लाल गुप्ता जब यहां बाहर आ जाते हैं और एक जिले के मजिस्ट्रेट बन जाते हैं तब उनको अब अंग्रेजों के मुकदमे सुनने का राइट्स नहीं रहा। उसके पश्चात अंततः कुल मिला के बिहारी लाल गुप्ता ने इस तरह से बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर को एक पत्र लिखा, एशले एडन को। बंगाल के कुल मिला के लेफ्टिनेंट गवर्नर को पत्र लिखा है एशले एडन। तो इस एशले एडन यानी बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर को पत्र लिखा कि मेरी ये बात समझ में नहीं आ पा रही है कि जब तक मैं प्रेसिडेंसी एरिया में मजिस्ट्रेट था तो मैं सबके मुकदमे सुन सकता था, लेकिन अब मेरा प्रमोशन हो चुका है, मैं सेशन जज बन चुका हूं, लेकिन अब मैं अंग्रेजों के मुकदमे नहीं सुन सकता हूं। ये मतभेद क्यों, ये भेदभाव क्यों, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसी समय भानुचंद्र गुप्ता नामक एक और कुल मिला के बैरिस्टर हमारे यहां हुए, भानुचंद्र, और इन्होंने कुल मिला के कहीं की एक रिपोर्ट रिपन को दिया था कि अब अंग्रेज भी, भारतीय जज भी कुल मिला के कहीं ना कहीं अब पूरी तरीके से मैच्योर हैं, परिपक्व हैं, वो मामलों को सुन सकते हैं। इस तरह से कुल मिला के ये खबर कहां से जाती है? एशले एडन के मामले से कहां से जाती है? तो लॉर्ड रिपन तक पहुंचती है। और जब लॉर्ड रिपन तक ये बात पहुंचेगी तो अंततः लॉर्ड रिपन क्या करेंगे? अपने विधि विशेषज्ञ इल्बर्ट को इस तरीके से कहेंगे, सीपी इल्बर्ट से कहेंगे कि इस मामले को दूर करिए, यानी भारतीय जजों को भी अंग्रेज जजों के समान अधिकार बाहर भी मिलना चाहिए। प्रेसिडेंसी एरिया के बाहर भी भारतीय जजों को अंग्रेज जजों के समान अधिकार मिलना चाहिए और वे भी अब अंग्रेजों के मुकदमों को सुन सकते हैं। इस प्रकार से सीपी इल्बर्ट ने वो बिल तैयार किया जो विधि विशेषज्ञ थे, और वह बिल कुल मिला के ध्यान रखना 2 फरवरी 1883 को लागू हुआ। इसके पश्चात जो है बंगाल के अंदर कोहराम मच जाता है, और बंगाल के अंदर जब कोहराम मच जाता है तो सबसे ज्यादा अंग्रेज महिलाओं ने कुल मिला के कहीं ना कहीं इस प्रकार से जो है विरोध किया। यानी इस बिल का विरोध किसने किया? तो इस प्रकार से कुल मिला के सबसे पहले एक प्रकार से बंगाली महिलाओं ने क्यों विरोध किया? क्योंकि इन बंगाली महिलाओं के यहां सबसे ज्यादा नौकर के रूप में भारतीय काम कर रहे हैं। बंगाली महिलाओं ने, मतलब बंगाली अंग्रेज महिलाओं ने, इसका अंग्रेज महिलाओं ने विरोध किया। इन अंग्रेज महिलाओं ने क्यों विरोध किया? क्योंकि कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा जो नौकर होते थे और सबसे ज्यादा जो प्रताड़ित होते थे ग्रामीण क्षेत्रों में या अन्य क्षेत्रों में, वो कुल मिला के भारतीय लोग होते थे। और इसीलिए अंग्रेज महिलाओं को यह डर था कि इन भारतीय महिलाओं के साथ भी अभद्रता हो जाती है, तो इससे तो क्या होगा कि अगर यह कानून बन गया तो भारतीय न्यायाधीश जब मुकदमे सुनेगा तो ऑटोमेटिक कुल मिला के हमको यानी अंग्रेज महिलाओं को भी जेल जाना पड़ सकता है। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना। यानी एक प्रकार से ये अंग्रेज महिलाएं क्या कहती हैं कि जो बंगाली महिलाएं हैं वे अज्ञानी हैं, ये रूढ़िवादी हैं। ये क्या कहती हैं? ये रूढ़िवादी हैं। इनके पुरुष, यानी इन बंगाली महिलाओं के पुरुष इनको उपेक्षित करते हैं, यानी इनकी कुल मिला के इनकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं। यानी एक प्रकार से इन बंगाली महिलाओं को टॉर्चर करने वाला जो बंगाली बाबू है, बंगाली महिलाओं को टॉर्चर करने वाला ये जो बंगाली बाबू है, अगर इसको न्याय का अधिकार मिल गया तो ये क्या करेगा? ये अंग्रेज महिलाओं को भी जज बनकर प्रताड़ित करेगा। इसीलिए हम किसी भी कीमत पर बंगाली बाबुओं के हाथ में न्याय का अधिकार नहीं देंगे, यानी न्यायाधीश बनने का अधिकार इनको नहीं दिया जाना चाहिए। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रख लेना। क्लियर हो गई मेरी बातें?
यानी फिर में समझ लीजिए कि यहां पर जब इस तरह की बात आती है तो बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास जब बिहारी लाल गुप्ता ने पत्र लिखा तो उसको भी लगा कि बात तो सही है भाई, कि यहां प्रेसिडेंसी एरिया में आप सुन रहे थे, बाहर चले गए, यानी कुल मिला के बंगाल के अंदर ही जब दूसरे एरिया में जाते हैं तो आपको अंग्रेजों के मुकदमे सुनने का अधिकार नहीं। बिहारी लाल गुप्ता के पत्र को रिपन तक पहुंचाया जाता है। रिपन ने तत्काल एल्बर्ट से कहा इसको चेक किया जाए और कुल मिला के जो न्यायिक विषमताएं उनको दूर किया जाए, यानी प्रजाति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाए। और इस प्रकार से 2 फरवरी 1883 को एल्बर्ट बिल आ जाता है। इस बिल में यह था कि अब भारतीय जज भी अंग्रेज जजों के समान सभी के मुकदमे सुन सकते थे, यानी बिहारी लाल गुप्ता भी अब अंग्रेजों के मुकदमों को सुन सकते हैं। तो अब यहां मामला क्या आता है कि सबसे पहली बात कि बंगाल के अंग्रेज महिलाओं ने विरोध किया। क्यों विरोध किया? क्योंकि वो बंगाली जो महिलाएं हैं उनको अज्ञानी, रूढ़िवादी, उपेक्षित कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो बंगाली बाबू हैं ये कुल मिला के अपनी महिलाओं को कुल मिला के टॉर्चर करते हैं, परेशान करते हैं, और बंगाली महिलाएं भी इसी लायक हैं। इसीलिए बंगाली बाबू को किसी भी प्रकार से न्यायाधीश नहीं बनाया जाना चाहिए। ये किसने कहा? अंग्रेज महिलाओं ने कहा। अंग्रेज महिलाओं ने कहा। अब अंग्रेज महिलाओं को डर क्या है? क्योंकि वहां पर बड़े पैमाने पर दूसरे क्षेत्रों में रेप भी भारतीय महिलाओं का किया जाता था, अंग्रेज लोग किया करते थे। तो अब अंग्रेजों को यह डर हो गया कि यार इससे तो क्या होगा कि हम लोग जो है पूरी तरह से हमेशा जेल की सलाखों में चले जाएंगे। इसी समय थोड़ा सा ध्यान रखना, एक और चीज मैं बताना चाहता हूं कि यहां पर ग्रिफिथ इवांस का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को मैं अपने चैनल पर वो चीज आज बता रहा हूं, हमेशा बता रहता हूं कि जो आपको बहुत मुश्किल से कहीं मिलेगा। यहां पर एक व्यक्ति का नाम और थोड़ा सा ध्यान रखना, ग्रिफिथ इवांस, कहीं प्रश्न आ जाए। ग्रिफिथ इवांस ने इस एल्बर्ट बिल का विरोध करने के लिए बहुत बड़े बड़े संगठन बनाए। इसने ग्रिफिथ इवांस क्या विरोध कर रहा है? क्योंकि बंगाल प्लस असम के जो चाय बागान थे और जो नील बागान थे, जो चाय बागान और नील बागान थे, यहां पर जो मजदूर हुआ करते थे वो भारतीय हुआ करते थे। और इन भारतीय जो मजदूर हुआ करते थे उनका हर प्रकार से शोषण इन चाय के बागानों में अंग्रेज लोग किया करते थे। इसीलिए ग्रिफिथ इवांस ने इस प्रकार से इस एल्बर्ट बिल का बड़े पैमाने पर विरोध किया है। ध्यान रखिएगा, क्योंकि चाय बागान मालिक और नील बागान मालिक फंस जाएंगे, क्योंकि बड़े पैमाने पर वो भारतीय महिलाओं के साथ भी अभद्रता का व्यवहार करते थे। और इसीलिए ग्रिफिथ इवांस के नेतृत्व में सभी अंग्रेजों ने मिलकर इस एल्बर्ट बिल का विरोध करने के लिए यूरोपीय डिफेंस एसोसिएशन, कौन सा? यूरोपीय डिफेंस एसोसिएशन की स्थापना कर दी। तो ये यूरोपीय डिफेंस एसोसिएशन की स्थापना हो रही है अंग्रेजों के द्वारा एल्बर्ट बिल का विरोध करने के लिए। थोड़ा सा इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना। मैंने अभी कहा कि एशले ईडन जो बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, जिनके पास बिहारी लाल गुप्ता ने पत्र भेजा था, उस पत्र के माध्यम से रिपन को खबर पहुंचती है और अंततः कुल मिला के एल्बर्ट बिल के माध्यम से भारतीय जजों को भी अंग्रेज जजों के समान अधिकार दिया गया। लेकिन यहां पर कुल मिला के मामला दूसरा हो जाता है। जब बंगाली महिलाओं को अज्ञानी कहा अंग्रेज महिलाओं ने, तो बंगाली महिलाएं सड़कों पर आ जाती हैं, इस बिल के समर्थन में आ जाती हैं। और इस बिल के समर्थन में आने के पश्चात बंगाली महिलाएं कहती हैं अंग्रेज महिलाओं से कि आप शिक्षा के मामले में अगर हमसे आगे हैं तो डिबेट करिए। डिबेट की बात अंग्रेज महिलाएं भागना शुरू कर देती हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि अंग्रेजी शासन है, और इसलिए अंग्रेजी शासन है तो अंग्रेजों को नाराज नहीं किया जा सकता। यूरोपीय डिफेंस एसोसिएशन बन गया, बड़े पैमाने पर यहां पर पैसा एकत्र किया जाता है। यहां पर तक कि रिपन को पकड़कर स्टीमर में बिठालकर, शिप पर बिठालकर लंदन भेजने का जबरदस्ती प्रयास कर दिया गया कि कुल मिला के इसको भगाया जाए। अंग्रेजों के द्वारा इस एल्बर्ट बिल का जो विरोध होता है उसको श्वेत विद्रोह के नाम से जाना जाता है। किस विद्रोह के नाम से? श्वेत विद्रोह के नाम से जाना जाता है। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रख लेना। तो यहां पर इन सभी बातों को हम लोगों को जानना है कि कहां पर किस तरीके से जो है इस तरह से एल्बर्ट बिल, तो इस तरीके से एल्बर्ट बिल का फिर मूल आशय खत्म हो जाता है। सरकार को झुकना पड़ता है। सरकार ने झुकने के पश्चात एक नियम बना दिया, बोले भारतीय जज मुकदमे तो सुन सकते थे, यानी कि प्रेसिडेंसी एरिया के बाहर भी भारतीय जज अंग्रेजों के मुकदमे सुन तो सकते थे, लेकिन उनको एक ऐसी जूरी की राय लेनी पड़ती थी जिसमें 12 मेंबर होते थे, और उन 12 में से 7 मेंबर
यूरोपियंस होते थे, यानी अंग्रेज ही होंगे। इस प्रकार से कह सकते हैं कि इस इल्बर्ट बिल का जो मूल आशय था वो पूरी तरह से समाप्त हो गया। इस प्रकार से ध्यान रखना, यहां पर इस तरह के प्रश्न बन सकते हैं। तो इल्बर्ट बिल जो अपने आप में इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको समझा दिया है, कभी भी क्वेश्चन आए तो थोड़ा सा ध्यान रखना। क्लियर है? आगे बढ़ जाते हैं। यहां पर क्वेश्चन क्या कहता है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। रैंड हत्या, यानी इस प्रकार से रैंड की बात आती है, तो ये रैंड कौन है, तो यहां पर किस राष्ट्रवादी ने किया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जब आप देखते होंगे कि इस तरह से चापेकर बंधुओं का नाम आप ध्यान रखिएगा, चापेकर बंधु, और चापेकर बंधुओं का जब नाम लेते हैं तो यहां पर 3 लोगों का नाम आता है। 3 लोगों का नाम, यानी 3 भाई हैं। एक बालकृष्ण चापेकर, बालकृष्ण चापेकर का नाम आता है। दूसरे जो नाम आते हैं वो दामोदर चापेकर का आता है, दामोदर चापेकर का नाम आ जाता है। तीसरे जो है ये वासुदेव चापेकर हैं। कौन है? वासुदेव चापेकर। और इन चापेकर बंधुओं ने, ये चापेकर बंधु किस संस्था के सदस्य हैं? व्यायाम मंडल के सदस्य हैं। किसके? व्यायाम मंडल के सदस्य हैं। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब प्रश्न बनेगा क्या, आखिर इस रैंड की हत्या क्यों की गई? तो यहां पर रैंड जो है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ये पुणे का प्लेग कमिश्नर है। पुणे का क्या है? ये प्लेग कमिश्नर है, क्योंकि कुल मिला के पुणे में इस समय बड़े पैमाने पर प्लेग फैला हुआ है। तो इस रैंड ने नियम बना दिया कि जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं, सैनिक पुलिस अधिकारी हैं, वे सब लोग भारतीयों के घरों में घुस घुसकर प्लेग मरीजों का पता लगाएं। तो अंग्रेज लोग क्या करते थे, जब भारतीयों के घरों में घुसा करते थे तो इन महिलाओं के साथ, उनकी महिलाओं के साथ रेप कर देते थे। यानी बड़े पैमाने पर ये घटनाएं बढ़ने लग गई। और जब बढ़ने लग गई तो ये बात कहीं ना कहीं किसको मालूम पड़ती है? तो ये बात तिलक को मालूम पड़ जाती है कि इस प्रकार का दुराचार ये लोग कहीं ना कहीं प्लेग के बहाने कर रहे हैं। तो तिलक को जब ये बात मालूम पड़ जाती है तो तिलक ने अपने समाचार पत्र केसरी में एक लेख लिख दिया, संपादकीय लेख लिखा है, और उसमें लिखा कि पुणे के लोग प्लेग से परेशान नहीं है, प्लेग से परेशान कम है। कुल मिला के अंग्रेज जो पुलिस है उसके अत्याचार से परेशान है, वो भारतीय बहन बेटियों के साथ अभद्रता का व्यवहार करते हैं। इस प्रकार का लेख केसरी में छपा। जब इस लेख को कुल मिला के व्यायाम मंडल के सदस्यों ने पढ़ा तो वो क्रोधित हो गए और तब उन्होंने प्लान बनाया कि रैंड को मारा जाएगा। इस प्रकार से 22 जून, ये ध्यान रखना क्वेश्चन आता है, 22 जून 1897 को इन चापेकर बंधुओं ने पूना के प्लेग कमिश्नर रैंड और साथ में इनके एक मित्र थे, वो भी साथ में गाड़ी से आ रहे थे, एयरस्ट, इनके ऊपर बम फेंकते हैं और इस तरह से मारे जाते हैं। यानी रैंड के साथ एयरस्ट भी मारे जाते हैं। भारत के इतिहास में किसी भी यूरोपियंस की पहली राजनीतिक हत्या अगर कभी भी आता है कि किसी यूरोपियन की पहली राजनीतिक हत्या जो है वो कुलना की कौन सी है? तो पहली राजनीतिक हत्या कुलना के 22 जून 1897 की यानी कि चापेकर बंधुओं द्वारा रैंड की हत्या है। इसमें कुलना के चापेकर बंधुओं को फांसी दे दी जाती है। तो यहां पर कुलना के कौन से आ जाते हैं? तो दामोदर चापेकर, ठीक है ना। तो ये रैंड की हत्या से रिलेटेड है। इतनी बातें मैंने आपको बताना था तो आपको समझा दिया है, ठीक है। बारेंद्र कुमार घोष की बात करते हैं और भूपेंद्र नाथ दत्त की बात करते हैं। भूपेंद्र नाथ दत्त ये बंगाल के क्रांतिकारी थे और इन्होंने 1906 में एक संगठन कलकत्ता में बनाया था, अनुशीलन समिति। कौन सी बनाया था? तो ये अनुशीलन समिति की स्थापना करते हैं। ये अनुशीलन समिति की स्थापना कर रहे हैं, ये भी आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। प्रफुल्ल चाकी और खुदराम बोस की बात अगर कर लेते हैं, प्रफुल्ल चाकी और खुदराम बोस, तो ये खुदराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ये किससे रिलेटेड है? तो 1908 में ये मुजफ्फरपुर बम कांड से है। मुजफ्फरपुर बम कांड से रिलेटेड है, जिसमें कुलना के किंग्सफोर्ड को मारने का असफल प्रयास किया गया। जतीन्द्र नाथ बनर्जी, जतीन्द्र नाथ मुखर्जी वैसे इनका नाम है, और जतीन्द्र नाथ मुखर्जी को बाघा जतिन भी कहा जाता है। बाघा जतिन, एक बाघ को मारने के उपलक्ष्य में इनको बाघा जतिन कहा जाता है। और इस जतीन्द्र नाथ मुखर्जी का नाम किससे जुड़ा हुआ है? तो
एक प्रकार से हावड़ा षड्यंत्र केस से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? ये जतेंद्र नाथ जो मुखर्जी हैं, ये हावड़ा षड्यंत्र केस से जुड़े हुए हैं, हावड़ा षड्यंत्र केस से जुड़े हुए हैं। ये भी थोड़ा सा ध्यान रख लेना। हावड़ा षड्यंत्र केस कब का है? ये 1910 का है। और इसमें क्या होता है? ये बाघा जतीन की बात कर रहा हूं। इसमें हावड़ा के जो डीएसपी हैं, हावड़ा के जो डीएसपी हैं, जिनका नाम शमसुल आलम है। क्या नाम है बेटा? शमसुल आलम। ये शमसुल आलम जो कुल मिला के क्या करता था, बड़ा अत्याचार करता था। क्रांतिकारी जब पकड़े जाते थे तो उनके ऊपर भयानक अत्याचार करता था, उनको बहुत टार्चर करता था। तब क्रांतिकारियों ने सोचा कि इस शमसुल आलम को मार देना चाहिए। तो शमसुल आलम को कुल मिला के गोली मारकर हत्या कर देते हैं जतेंद्र नाथ मुखर्जी। तो इस प्रकार से इसको हावड़ा में मारते हैं, तो इसलिए इनको हावड़ा षड्यंत्र केस के नाम से भी जाना जाता है। तो ये चीजें थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। लेकिन मैंने एक बताया कि यहाँ पर दामोदर चापेकर हैं, 3 भाई हैं, बालकृष्ण चापेकर, दामोदर चापेकर और कहीं कहीं वासुदेव चापेकर। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। यहां पर थोड़ा सा चीजों को फिर समझा जाए। और कैबिनेट डेलीगेशन की बात कर रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कैबिनेट डेलीगेशन, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इस तरह के प्रश्न आप लोगों से बिल्कुल एकदम पूछता रहता है और हम लोगों को बिल्कुल, थोड़ा सा मेरा स्वास्थ्य गड़बड़ हो गया है। देखिए, कैबिनेट डेलीगेशन, तो कैबिनेट डेलीगेशन में कौन कौन लोग हैं? तो यहां पर लॉर्ड पैथिक लॉरेंस है, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। ये पैथिक लॉरेंस कौन है? तो भारत सचिव है। ये कौन है? भारत सचिव है। इस बात को ध्यान रखिएगा, ये कौन है? भारत सचिव है। दूसरा स्टेफर्ड क्रिप्स, ये भी कुल मिला के ब्रिटिश कैबिनेट के मेंबर हैं, कैबिनेट मेंबर हैं, कैबिनेट के सदस्य हैं, ये भी सब कैबिनेट वाले हैं। एबी अलेक्जेंडर, ये एबी अलेक्जेंडर जो हैं, एबी अलेक्जेंडर, ये नौसेना अध्यक्ष है, ये नौसेना अध्यक्ष, ये नौसेना अध्यक्ष हैं, एबी अलेक्जेंडर इनका नाम है। तो यहां पर थोड़ा सा ध्यान रखना, कैबिनेट मिशन के जो सदस्य थे वो ये लोग थे। अब यहां पर जो आपको मैं बताना चाह रहा हूं वो बताना चाहता हूं कि जो ये कैबिनेट मिशन है वो भारत 24 मार्च 1946 को आ रहा है, ये ध्यान रखिएगा। इसके आने का उद्देश्य क्या है? तो पहला, जल्द से जल्द भारत में अंतरिम सरकार का गठन करना, अंतरिम सरकार का गठन, यानी ये भारत में अंतरिम सरकार का गठन करने के लिए पहला। दूसरा क्या करना चाहता है कि देश की आजादी तो अब होना तय हो गई है, तो इस प्रकार से भारत के स्वतंत्रता देने, भारत को स्वतंत्रता यानी देने और स्वतंत्र होने पर, यानी भारत जब कुल मिला के आजाद हो जाएगा, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना, तो नए संविधान के निर्माण हेतु, स्वतंत्रता देने और स्वतंत्र होने पर नए संविधान के निर्माण हेतु संविधान सभा का गठन करना, संविधान सभा का गठन, ये 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान रखिएगा। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आता है। उसका पहला काम जो सबसे महत्वपूर्ण है वो अंतरिम सरकार का गठन करना है। मैं भी बताऊंगा अंतरिम सरकार कैसे गठित होगी, क्योंकि 45-46 में अब चुनाव होने वाले हैं, और जब चुनाव हो गए तो अब केंद्र और प्रांतों में अब सरकारों का गठन होगा। भारत को स्वतंत्रता देने और नए संविधान के निर्माण हेतु संविधान सभा का गठन करने, ये 2 बातें को लेकर कुल मिला के कैबिनेट मिशन भारत आया था। कैबिनेट मिशन जब भारत आया तो इसमें एक चीज आप ध्यान रखिएगा, कैबिनेट मिशन ने इसने पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया। पाकिस्तान की मांग को क्या कर दिया है? इसने अस्वीकार कर दिया है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, इसने पाकिस्तान की मांग को पूरी तरह से अस्वीकार कर दिया, बोले बिल्कुल नहीं।
क्यों नहीं, क्यों पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया? क्योंकि वो ये कह रहा है कि जिस क्षेत्र को जिन्ना मांग रहे हैं, जिसमें कुल के पंजाब है, सिंध है, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत है, यहां पर 30% 38% जो हिंदू हैं, इनका क्या होगा? ये थोड़ा सा क्लियर करिए। यानी कि कैबिनेट मिशन के लोगों को भारत के हिंदुओं की चिंता है, लेकिन नेहरू को, गांधी को चिंता नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं चिंता है, उसमें गांधी भी शामिल है। तो यहां पर थोड़ा सा ध्यान रखना, यहां जो 38% हिंदू हैं, उन हिंदुओं का क्या होगा, ये कुलना की कहीं ना कहीं कैबिनेट मिशन पूछ रहा है। दूसरी बात, यहां पर वो फिर वही बात कह रहा है कि जिस बंगाल की बात कर रहे हो, जिस बंगाल के अंदर बंगाल है, असम है, यहां पर भी तो कुलना के हिंदू रहते हैं, तो यहां के हिंदुओं का क्या होगा? यानी यहां पर वो ये कह रहा है कि इस प्रकार से यहां तो 48% हिंदू हैं, यहां पर 48% हिंदू हैं, तो इस तरीके से यहां पर दोनों क्षेत्रों में एक तरीके से हिंदू रह रहे हैं। इन हिंदुओं का क्या होगा? भाई बंटवारा हो रहा है, तो इसको अगर तो ये हिंदू कहां जाएगा, इसका हो रहा तो ये हिंदू कहां जाएगा? सब लोग कुलना के माइग्रेट भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि सबकी व्यवस्थाएं कुलना के उस क्षेत्र में पूरी तरह से मजी हुई थी, तो सब लोग कहीं ना कहीं जा भी तो नहीं सकते थे। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रख लेना। क्लियर है? तो ये कहता है कि उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और उत्तर पूर्वी प्रांत में जो हिंदू हैं, भले मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र हैं, उन हिंदुओं को कुलना के एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना ये संभव नहीं हो सकता है। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना। क्लियर है? इसके बाद वो कहता है कि अगर ये विभाजन होता है तो इससे नाना प्रकार की प्रशासनिक, आर्थिक, रक्षा से संबंधित समस्याएं पैदा हो जाएंगी। यानी कहता है कि भाई देखिए, एक विदेशी कुलना के कह रहा है कि अगर पार्टीशन होता है तो प्रशासनिक समस्याएं भी पैदा हो जाएंगी, तमाम आर्थिक समस्याएं कैसे पैदा हो जाएंगी कि कुलना के कहने कि बंगाल का जो रॉ मटेरियल है वो पूर्वी बंगाल में है और जो इंडस्ट्रियां हैं वो पश्चिमी बंगाल में है, तो यहां पर व्यापार वाणिज्य को भी नुकसान पहुंच सकता है, वो ये बताने का प्रयास करता है। तो इस तरीके से सशस्त्र सेनाओं का विभाजन, वो ये कहता है कि जो सशस्त्र सेनाएं हैं, अब मान लीजिए सशस्त्र सेनाओं का जो विभाजन होगा वो और खतरनाक होगा, क्योंकि यहां पर दोनों लोग एक साथ हैं, यहां पर दोनों लोग एक सेनाएं एक साथ हैं। अब विभाजन होगा तो सशस्त्र सेनाओं का विभाजन और अधिक खतरनाक होगा, तो आप देखिए कि कैबिनेट मिशन पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार किन किन मुद्दों पर कह रहा है। पहला कि जो यहां पर हिंदू लोग रह रहे हैं 48%, 38%, इनका क्या होगा? दूसरा क्वेश्चन कि इससे बहुत सी प्रशासनिक समस्याएं पैदा होंगी, आर्थिक समस्याएं पैदा होंगी, व्यापार वाणिज्य से रिलेटेड समस्याएं पैदा होंगी, संचार से संबंधित समस्याएं पैदा होंगी, रक्षा से संबंधित समस्याएं पैदा होंगी, और सशस्त्र सेनाओं का विभाजन और भी खतरनाक हो जाएगा। इसीलिए कहीं ना कहीं कैबिनेट मिशन ने पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया। आप देखिए कि एक विदेशी कुलना के कहीं ना कहीं हमारे बारे में कितना सोच रहा है, लेकिन ये साले सुअर जितने बैठे हुए थे, इनको गद्दी का लालच इतना ज्यादा हो गया था कि इन्होंने मरवा कटवा के और लोगों को छोड़ छाड़ के तत्काल गद्दी पर चढ़ गए, आप जिसका परिणाम भारत को आज तक भुगतना पड़ रहा है। ठीक है ना? तो यहां पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कैबिनेट मिशन की बातें। कैबिनेट मिशन में अगर एक प्रश्न और आता है कि इस कैबिनेट मिशन ने भारतीय प्रांतों को कुल मिला के कहीं कि 3 भागों में बांटा है। ये थोड़ा सा ध्यान रखिए, 3 भागों में बांटा, यानी कैबिनेट मिशन ने भारतीय प्रांतों को कितने भागों में भागा? 3 भागों में बांटा है। यानी यहां पर 3 भाग, जैसे अगर मैं यहीं पर आपको समझाने का प्रयास कर दूं तो 3 भाग कैसे हैं? यानी एक जो हिंदू बाहुल्य क्षेत्र है, हिंदू बाहुल्य क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो जैसे मान लीजिए उसने तमिलनाडु कह दिया, ये तमिलनाडु, तो उसने यहीं से लिख लेते हैं तमिलनाडु, ये हिंदू बाहुल्य है, मतलब वो कहता है कि हिंदू बाहुल्य क्षेत्र है। इसी प्रकार से बंबई में ये ध्यान रखना, इस समय महाराष्ट्र और गुजरात दोनों शामिल हैं। इसी प्रकार से जो मध्य प्रांत है, ये मध्य प्रांत की बात करता है। इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रांत की बात करता है। इसी प्रकार से बिहार की बात कर सकता है, इसी प्रकार से उड़ीसा की बात कर सकता है। तो ये जो 6 प्रांत थे ये हिंदू बाहुल्य है, इनको एक कैटेगरी में रख दिया। अब इधर आ जाते हैं तो जो मुस्लिम बाहुल्य वाले क्षेत्र थे, जैसे पंजाब की बात कर सकते हैं, सिंध की बात कर सकते हैं, इसी प्रकार से उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत की बात कर सकते हैं, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, इनको दूसरी कैटेगरी में रख देता है। दूसरी कैटेगरी में ये मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र हैं। और तीसरा मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र जो बंगाल और
असम का है, बंगाल प्लस असम का है, इसको तीसरी कैटेगरी में रख देता है। इस प्रकार से कैबिनेट मिशन में भारत के, ब्रिटिश भारत के प्रांतों को 3 कैटेगरी में रखा गया, एक हिंदू बाहुल्य और 2 मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र हैं। यहां पर यह ध्यान रखिएगा कि क्या कैबिनेट मिशन को कांग्रेस ने स्वीकार किया? बिल्कुल स्वीकार किया। मुस्लिम लीग भी स्वीकार कर रही है, ऐसा नहीं कि मुस्लिम लीग स्वीकार नहीं कर रही है, लेकिन संविधान सभा के चुनाव के बाद जब मुस्लिम लीग की हालत खराब हो गई तब जो है उसने कैबिनेट मिशन को अस्वीकार कर दिया। लेकिन शुरुआत में अगर देखते हैं तो 6 जून को, लिखते जाइएगा, 6 जून को मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन को स्वीकार किया है। यानी कैबिनेट मिशन को मुस्लिम लीग ने स्वीकार किया क्योंकि उसको लगा कि यहां पर भारत को 3 प्रांतों में बांटा गया है जो मुस्लिम बाहुल्य वाला एरिया है, तो उसमें कुल मिला के हम लोग बाद में इसके लिए संघर्ष कर सकते हैं। और 24 जून 1946 को इस प्रकार से 24 जून 1946 को कांग्रेस ने भी इसे स्वीकार कर लिया है। यानी शुरुआती दौर में मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों ने स्वीकार किया, लेकिन जैसे ही, क्योंकि अंतरिम सरकार का गठन होना है, संविधान का गठन होना, निर्माण होना, तो संविधान सभा के चुनाव हुए और संविधान सभा के चुनाव में जैसे ही 389 सीटों पर कुल मिला के चुनाव होने, चुनाव से मतलब मान लीजिए कि 296 पे चुनाव होगा, 93 पर कुल मिला के मनोनयन होगा जो देशी रियासतों से थी, तो 296 में से मात्र 73 सीटें जब मुस्लिम लीग को मिलेगी तब जिन्ना पगला गया और उसने कुल मिला के कहने की कैबिनेट मिशन को जुलाई 1946 में अस्वीकार कर दिया और 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे मना देता है। तो कहीं ना कहीं इस पर आगे मैं चर्चा करूंगा, कैबिनेट मिशन के बारे में इतना मैंने आपको बता दिया। तो यहां पर आप समझ सकते हैं कि लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टेफर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर। क्लियर है बच्चे? आगे बढ़ जाते हैं। यहां पर क्या कहता है इसको थोड़ा सा देखते हैं, इसको भी देखते हैं। फरवरी 1928 में दिल्ली में एक सर्वदलीय सम्मेलन आयोजित किया गया जिसका उद्देश्य भारत के लिए संविधान का निर्माण करना था। उसका चुनाव कब? तो ध्यान रखना, उसका सभापति कौन बनाया गया? अब क्वेश्चन आता है, फरवरी 28 में दिल्ली में हुए एक सर्वदलीय सम्मेलन जो आयोजित हुआ, यानी जो दिल्ली में सम्मेलन आयोजित हो रहा है, जो भारत के, जिसका उद्देश्य भारत के संविधान का निर्माण करना था, निम्नलिखित में से कौन उसका सभापति बना? तो फरवरी 1928 में जो सर्वदलीय सम्मेलन हो रहा है उसके सभापति M.A. अंसारी थे। इसी फरवरी 1928 में जो दिल्ली में कुल मिला के सभा हुई, इसकी अगली सभा जो हो रही है वो मई 1928 में बंबई में हो रही है। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना। और यहां पर भी सभी सर्वदलीय का मतलब सभी दलों के नेता बैठे हैं, जिन्ना भी बैठे हैं। और इसी मई 1928 में जिसकी अध्यक्षता M.A. अंसारी कर रहे हैं, यहां पर भारत का संविधान बनाने के लिए इस प्रकार से मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की जाता है जिसको नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। नेहरू रिपोर्ट, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रख लेना, नेहरू रिपोर्ट। तो नेहरू रिपोर्ट, ये ध्यान रखना, एक क्वेश्चन बनता है कि मोतीलाल नेहरू की जो नेहरू रिपोर्ट कुल मिला के बन रही है उसमें तेज बहादुर सप्रू का भी बहुत बड़ा रोल है। ये ध्यान रखना, इस प्रकार से तेज बहादुर सप्रू का भी एक बहुत बड़ा रोल था इस नेहरू रिपोर्ट को तैयार करवाने में। मैंने अभी कहा है कि जब आप साइमन कमीशन का विरोध कर रहे हैं जो भारत के लिए एक संविधान बनाने के लिए आया हुआ है, तब आपने विरोध किया, साइमन गो बैक के नारे लगाए, जिसके पश्चात अंततः कहीं ना कहीं भारत सचिव लॉर्ड बर्केनहेड ने आपको चुनौती दे दी, जिसका नाम क्या है? भारत सचिव का नाम लॉर्ड बर्केनहेड। और लॉर्ड बर्केनहेड ने कहा कि यार, मैं आप लोगों के लिए एक संविधान बनाना चाहता हूं और आप लोग उसका विरोध कर रहे हो, तो मैं आपको चुनौती देता हूं कि भारत के लोग मिलकर एक ऐसा संविधान बनाएं जो भारत के सभी लोगों को मान्य हो। बड़ी इंपॉर्टेंट बात कहा गया है कि भारत के सभी वर्ग के लोगों को मान्य हो। सर, देश आजाद हुआ, आज तक कुल मिला के लोग एक मत पर एक नहीं हो पा रहे हैं। वो तो कुल मिला के देश अखंड भारत की बात हो रही है। बर्केनहेड कह रहा है कि कहीं ना कहीं मैं आपको चुनौती देता हूं कि आप एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाइए जिसमें भारत के सभी जाति, वर्ग, धर्म, संप्रदाय के लोगों को कुल मिला के कहीं की सहमति हो। नहीं बन पाएगा।
इस चुनौती को स्वीकार करने के लिए अंततः 1928 में, फरवरी 1928 में M.A. अंसारी की अध्यक्षता में दिल्ली में सर्वदलीय सम्मेलन हुआ। फिर M.A. अंसारी की अध्यक्षता में मई 28 में बंबई में सर्वदलीय सम्मेलन हुआ। जिन्ना भी वहां उपस्थित थे और गांधी जी से बस यही गड़बड़ हो गई। जिन्ना की अध्यक्षता में ही कमेटी बना देना चाहिए था, लेकिन वो मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में कमेटी बनी और वही नेहरू रिपोर्ट आई, जिसमें सबसे पहली बार भारत में डोमिनियन स्टेट की बात की गई है, औपनिवेशिक स्वायत्तता की बात की गई है। क्योंकि इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना, गलत मत लगा दिया जाएगा, यहां पर M.A. अंसारी होगा। आगे बढ़ जाते हैं। ये क्वेश्चन क्या कहता है, इसको थोड़ा सा देखते हैं कि निम्नलिखित घटनाओं का क्रम क्या है। तो घटनाओं का क्रम, लखनऊ पैक्ट, मेरा पिछला वीडियो जब आप देखेंगे तो उसमें लखनऊ पैक्ट के ऊपर मैंने पूरी डिटेल में बात रख दिया, पूरी डिटेल में बात रख दिया है। कुल मिला के लखनऊ पैक्ट 1916, ध्यान रखना 1916 ये क्वेश्चन आता है। गांधी इरविन पैक्ट, इस पर भी मैंने पूरी डिटेल में बातें रख दिया है, मेरे पुराने वीडियो देखते रहिएगा। ये है 5 मार्च 1931 और इसमें लक्ष्य क्या था, गांधी को सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पहुंचाना। इन्हीं कुल मिला के कहीं ना कहीं इसमें यह हुआ कि सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय पूरा मैंने लिख दिया है, बार बार मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग पुराने वीडियो देखिए। सविनय अवज्ञा आंदोलन को क्या किया जाएगा, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया जाएगा। ये स्थगित होगा, अच्छी बात है। दूसरी बात इसमें क्या कर दिया गया कि कहीं ना कहीं एक तरह से गांधी सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए जाएंगे। ये सब बातें मैं कर चुका हूं। इस गांधी इरविन पैक्ट को दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है, दिल्ली इसको पैक्ट भी कहते हैं, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। इस गांधी इरविन पैक्ट को कराने में दो लोगों का, यानी गांधी और इरविन के बीच में समझौता कराने में दो लोगों का बहुत बड़ा रोल है। एक तेज बहादुर सप्रू है, एक कौन है, तो एक तेज बहादुर सप्रू है और दूसरे कुल मिला के M.R. जयकर हैं। तो तेज बहादुर सप्रू और M.R. जयकर का बहुत बड़ा रोल है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। यहां पर गांधी इरविन पैक्ट जब हो गया तो कहीं ना कहीं एक महिला का नाम जरूर मैं यहां लेना चाहता हूं, और उस महिला का नाम क्या है, तो सरोजनी नायडू। क्या नाम है, सरोजनी नायडू नाम है। और सरोजनी नायडू ने कुल मिला के क्या कहा है कि गांधी और इरविन, गांधी और इरविन दो महात्मा हैं। ये गांधी और इरविन को दो महात्मा कह देती हैं। इस प्रकार से थोड़ा सा ध्यान रखना, ये बात किसने कहा है, तो सरोजनी नायडू ने किया है। यहां पर पूना पैक्ट आप जानते ही हैं कि इस तरीके से कम्युनल अवार्ड के विरोध में, कम्युनल अवार्ड कब आता है, कम्युनल अवार्ड, तो कम्युनल अवार्ड जो आएगा वो 16 अगस्त 1932 को आएगा। इस कम्युनल अवार्ड में क्या बात कही गई थी, कम्युनल अवार्ड में, क्योंकि गांधी जी जब सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गए हुए हैं और वहां पर गांधी और अंबेडकर के बीच के मतभेद को किसने देख लिया, तो कहीं ना कहीं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने देख लिया और उसको लगा कि दलित समाज को भी अल्पसंख्यक मानकर उनको हिंदू समाज से अलग करके पृथक प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए। इस आधार पर कहीं ना कहीं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने 16 अगस्त 1932 को कम्युनल अवार्ड या सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा कर दिया है। किसका, सांप्रदायिक पंचाट, सांप्रदायिक पंचाट। और इस घोषणा में क्या बात की गई थी सांप्रदायिक पंचाट में, कि जिस प्रकार से मुसलमानों को और सिखों को अल्पसंख्यक मान लिया गया है, इसी प्रकार से भारत के दलित समाज को भी अल्पसंख्यक का दर्जा दिया जाए और फिर उनको सेपरेट प्रतिनिधित्व दिया जाए, पृथक प्रतिनिधित्व दिया जाए। और इस पृथक प्रतिनिधित्व के तहत कम्युनल अवार्ड में उनको 71 सीट दलित समाज को दे दी गई। समझ गए मेरी बातें। तो ये कम्युनल अवार्ड की घोषणा जैसे हुई, उससे गांधी इस समय पूना के यरवदा जेल में बंद है। कहां पर है, पूना के यरवदा जेल में। गांधी बड़े दुखी हुए, इससे तो हिंदू समाज कमजोर हो जाएगा, और इस तरह से गांधी जी कहीं न कहीं इस कम्युनल अवार्ड के विरोध में 20 सितंबर 1932 को इस तरह से बैठ जाते हैं। किस पर बैठ गए, आमरण अनशन पर बैठ गए, आमरण अनशन पर बैठ जाते हैं। गांधी जी बेचारे आमरण अनशन पर बैठ गए। ध्यान रखिएगा, गांधी जी के अनशन बार बार होते हैं, लेकिन आमरण अनशन की बात हो रही है। गांधी ने अपने जीवन में 2 ही बार आमरण अनशन किया है, एक कुलना के कम्युनल अवार्ड के विरोध में, और दूसरा जब नोआखली में भयानक दंगे डायरेक्ट एक्शन डे
के दौरान हुए उसमें लाखों हिंदुओं का कत्ल हुआ, लाखों हिंदू महिलाओं की अस्मत लूट ली गई। तब गांधी कुल मिला के कलकत्ता और नोआखली के दंगों से दुखी होकर एक बार पुनः आमरण अनशन करते हैं। तो 2 आमरण अनशन गांधी के हैं। यहां 20 सितंबर 32 को गांधी आमरण अनशन पर बैठेंगे। अंबेडकर के ऊपर दबाव बनेगा कि भाई किसी तरह से गांधी से समझौता करिए, और गांधी से समझौता करने के लिए इस बात को ध्यान रखिएगा, इस पूना पैक्ट को कराने में भी कुछ लोगों का रोल है। उसमें राजेंद्र प्रसाद का नाम आता है। किसका नाम आता है? राजेंद्र प्रसाद का नाम आता है। सी राजगोपालाचारी का नाम आता है। सी राजगोपालाचारी का नाम आता है। इन लोगों के प्रयास से अंततः कुल मिला के 24 सितंबर, कहीं 25 भी दिया है, 24 सितंबर 1932 को, कहीं 25 भी दिया, ध्यान रखिएगा। 24, देखिए 26 इसलिए दिया है क्योंकि गांधी जी जो अपना अनशन तोड़ते हैं वो 26 को तोड़ते हैं, इसीलिए 26 लिख दिया गया है। लेकिन 24 सितंबर की रात में यह समझौता हो चुका था, इसीलिए कहीं 24 भी दे दिया गया है और कहीं 25 भी दे दिया गया है। तो 24 सितंबर 1932 को गांधी और अंबेडकर के बीच में एक पैक्ट होता है जिसे पूना पैक्ट कहते हैं। मैं कई बार पढ़ा चुका हूं। इस पूना पैक्ट में जो सबसे बड़ी बात है कि कहीं ना कहीं सवर्ण समाज के, कहीं प्रश्न आएगा कि इस पूना पैक्ट पर किसके हस्ताक्षर नहीं थे, तो गांधी के हस्ताक्षर नहीं है। इस बात को ध्यान रखिएगा क्योंकि इस पूना पैक्ट के हस्ताक्षर पर गांधी ने साइन नहीं किया है। यानी जो पूना पैक्ट हो रहा है, ये पूना पैक्ट जो हो रहा है 24 सितंबर 1932 को, उस पर गांधी हस्ताक्षर नहीं करते हैं। यानी यहां पर सवर्ण समाज की तरफ से, अगर सवर्ण समाज की बात कर लेते हैं तो सवर्ण समाज की तरफ से पंडित मदन मोहन मालवीय, पंडित मदन मोहन मालवीय कुल मिला के कहीं ना कहीं हस्ताक्षर कर रहे हैं, और दलित समाज की तरफ से कौन कर रहा है, तो कुल मिला के अंबेडकर कर रहे हैं। ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना, ये आज पूछा जा सकता है क्योंकि किसके हस्ताक्षर नहीं थे, तो गांधी की उपस्थिति में सब होगा, लेकिन गांधी ने हस्ताक्षर नहीं किया था। इसमें बाद में कुल मिला के राजेंद्र प्रसाद ने भी किया है, राजेंद्र प्रसाद भी इसमें कर रहे हैं। इसी प्रकार से कुल मिला के ये क्या नाम है, सी राजगोपालाचारी भी कर रहे हैं। सब लोगों ने साइन किया, लेकिन गांधी का साइन नहीं है। यहां थोड़ा सा पूना पैक्ट में जो 2 इंपॉर्टेंट बात है वो ये है, क्योंकि कम्युनल अवार्ड में दलित समाज को 71 सीटें दी गई थी, 71 दिया गया था, लेकिन 71 वो सेपरेट इलेक्शन के तहत थी। सेपरेट इलेक्शन का मतलब यह होता है कि जहां पर जैसे मुसलमानों को सेपरेट इलेक्शन, तो क्या है, जो मुस्लिम बाहुल्य एरिया है वहां पर कुल मिला के वोटर भी केवल मुसलमान होगा, और जो जिसको वोट दिया जाएगा, जो कैंडिडेट होगा, वो भी कुल मिला के मुसलमान होगा। यानी किसी अन्य जाति और वर्ग के लोगों को वहां वोट देने का अधिकार नहीं होगा। इसी प्रकार से जब दलित की बात आएगी तो जो 71 सीटें कम्युनल अवार्ड में दी गई थी, उसमें वोटर भी कुल मिला के कहीं ना कहीं दलित होगा, और जो इलेक्टर होगा, जो कहीं ना कहीं कैंडिडेट होगा, वो भी कौन होगा, दलित होगा। लेकिन अब उस सेपरेट इलेक्शन की बात को त्याग दिया गया, और ज्वाइंट इलेक्शन जो भारत में अभी तक चल रहा है वो हो रहा है। जैसे ज्वाइंट इलेक्शन में क्या है, दलित समाज को रिजर्वेशन मिला है, तो जहां जहां दलित या पिछड़ों की सीटें हैं वहां पर कैंडिडेट तो कुल मिला के दलित या पिछड़ा ही होगा, लेकिन वोट सभी देते हैं। ये है ज्वाइंट इलेक्शन जो भारत में इस समय है, यानी वोट सभी देंगे। ऐसा नहीं कि दलित खड़ा है तो दलित वोट देगा, ऐसा नहीं है। तो यहां पर भी कुल मिला के ध्यान रखना, ये समझौता हो जाता है तो पृथक निर्वाचन की जो मांग थी वो खत्म हो जाती है। लेकिन यहां पर जो प्रांतीय सीटें हैं, जो प्रांतीय असेंबली की बात कर रहे हैं, जो प्रांतीय असेंबली की बात है, इसमें 71 सीटों की जगह अब 147 सीटें दे दी गई। यानी अंबेडकर को जो 71 सीटें पहले मिल रही थी अंग्रेजों के द्वारा, इसमें 147 सीटें प्रांतों में किस आधार पर दी गई, ज्वाइंट के आधार पर। जैसा कि आज भारत में होता है तो 147 सीटें रिजर्व कर दी जाती हैं। दूसरी बात, केंद्र की बात अगर करते हैं तो केंद्र में 18% सीटें रिजर्व कर दी जाती हैं। 18% सीटों का मतलब कहीं कहीं 18 ही दिया है, क्योंकि इसमें केंद्रीय लोकसभा में 101 सीटें हुआ करती थी, तो 101 सीट का 18% 18 ही होगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इस तरह के प्रश्न आप लोगों से बिल्कुल पूछे जा सकते हैं कि पूना पैक्ट कब हो रहा है। ये थोड़ा सा कहीं न कहीं, और इसमें अंदर क्या क्या बात की जाती है, इसमें यह भी कहा गया था कि दलित समाज को प्रशासनिक क्षेत्र में लाने के लिए प्रयास किया जाएगा, तमाम बातें कही गई हैं। तो वही बात मैंने क्या कहा, तो पूना पैक्ट कब हो रहा है, तो पूना पैक्ट आप ध्यान रखिएगा 24 या 25 सितंबर 1932 को हो रहा है। तो ये 1932 को हो गया, ये 5 मार्च 1931 को हो गया, 1616 को हो गया।
क्लियर है? तो यहां पर आप लोग लगा सकते हैं। आगे बढ़ जाते हैं। यहां पर क्वेश्चन क्या कहता है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और सबकी डिटेल व्याख्या मैं कर चुका हूं, इसमें बताने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ जाते हैं। चलिए देखिए, सही क्रम क्या होना चाहिए। लाल कुर्ती आंदोलन, गजब की बात है यार। लाल कुर्ती आंदोलन से तो मैं बड़ा प्रभावित हो जाता हूं। लाल कुर्ती आंदोलन, क्या लाल कुर्ती आंदोलन महाराज, एक ऐसा व्यक्ति जो भारत के लिए सब कुछ करता है, लेकिन बेचारे को कुल ना के कहीं का भी गांधी जी ने नहीं छोड़ा। गांधी जी ने इस बेचारे को कहीं का नहीं छोड़ा। सही बता रहा हूं, इस व्यक्ति को जो मैं पढ़ता हूं ना तो बड़ा दुख हो जाता है। लाल कुर्ती आंदोलन है, सुर्ख पेश भी कहा जाता है, लाल कुर्ती भी कहा जाता है, खुदाई खिदमतकार भी कहा जाता है। थोड़ा सा यार लाल कुर्ती पर पढ़ लिया जाए यार, है? पता नहीं क्यों मन हो रहा है, कई बार से कहीं न कहीं आ रहा हूं कि पता नहीं यार, ज्ञान इतना ज्यादा भरा हुआ है, छूट ना जाए, क्योंकि लेके तो सब जाना ही है, छूटेगा तो कुछ नहीं। लेकिन मैं चाह रहा हूं कि बच्चों को बांट दूं, पता नहीं कि जीवन का क्या। अच्छा ये बात बताइए, किसके जीवन का क्या भरोसा है? तो मैं सोच रहा हूं कि सब कुछ बांट बूंट के जाऊं, जाना ही है तो थोड़ा सा, मैंने ऊपर वाले से बात किया था, मैंने कहा यार थोड़ा सा रुक जाओ, अभी थोड़ा सा बांट आंट लें दो चीजों को, है ना? तो इसको बांट आंट के ही चला जाए। लाल कुर्ती पर थोड़ा सा कहीं ना कहीं मैं बात करना चाह रहा हूं, तो बाद में सब तो लग ही जाएगा, लेकिन ये लाल कुर्ती आंदोलन, इसका ध्यान रख लेना। खान अब्दुल गफ्फार खां, जो कुलना के यहाँ पर खान अब्दुल गफ्फार खां क्या गजब के व्यक्ति हैं महाराज। गांधी ने बहुत गलत किया, मैं सही बता रहा हूं, क्योंकि गांधी अब क्या कहें, ऐसा बना दिया गया है गांधी को कि बोलोगे तो सजा हो जाएगी। साला सजा हो ही जाए, हमको कुल मिला के फर्क नहीं है, रोटी कहीं खाना ही है। खान अब्दुल गफ्फार खां, खान अब्दुल गफ्फार खां, जिनको बादशाह खां भी कहते हैं, बादशाह खां भी कहते हैं, बाचा खान भी कहा जाता है, बाचा खान, फक्र ए अफगान भी कहते हैं, फक्र ए अफगान भी कहा जाता है, फक्र ए अफगान भी कहा जाता है, सीमांत गांधी भी कहते हैं, सीमांत गांधी, सरहदी गांधी, सरहदी गांधी, और फ्रंटियर गांधी, फ्रंटियर गांधी, ये 3 नाम ध्यान रखिएगा, ठीक है ना? तो इस तरह से अगर हम लोग यहां पर बात कर लेते हैं, इन्होंने पख्तून नामक एक पत्रिका भी चलाई, पख्तून, इनकी एक पख्तून कहीं ना कहीं पत्रिका भी है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। माई लाइफ एंड स्ट्रगल, माई लाइफ एंड स्ट्रगल, मेरा जीवन और संघर्ष, मेरा जीवन और संघर्ष, ये इनकी क्या है? आत्मकथा है, आत्मकथा। मेरा जीवन और संघर्ष इनकी आत्मकथा का नाम है। खान अब्दुल गफ्फार खां की बात हम लोग कर रहे हैं, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रख लेना, क्लियर है? अब आगे बढ़ जाते हैं। इन्होंने जो संगठन बनाया था, उस संगठन का नाम क्या था? 1930 में ही जो संगठन बना उसका नाम था खुदाई खिदमतगार, खुदाई खिदमतगार, जिसके माध्यम से ये कहीं ना कहीं भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी के विचारों के साथ जुड़े और आगे बढ़ते चले गए। तो खुदाई खिदमतगार इनका एक संगठन है, ये भी आपसे बिल्कुल पूछा जा सकता है, ठीक है ना? इसे सुर्खपोश भी कहा जाता है, खुदाई खिदमतगार संगठन या सुर्खपोश। सुर्खपोश क्यों कहते हैं? क्योंकि ये खुदाई खिदमतगार संगठन के लोग लाल कुर्ता पहना करते थे, लाल कुर्ता पहना करते थे, इसीलिए लाल कुर्ता संगठन भी कहते हैं या सुर्खपोश संगठन भी इसको कहा जाता है।
इतनी बातें कहीं ना कहीं हम लोगों को किसके विषय में जानना है, इस लाल कुर्ती आंदोलन जिसको कहीं ना कहीं खान अब्दुल गफ्फार खां कहीं ना कहीं एक प्रकार से गांधी के समर्थन में चला रहे हैं। अब यहां थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि गांधी के विचारों पर अक्षरशः पालन करने वाला जो व्यक्ति है उसका नाम है कुल मिला के बादशाह खान, खुदाई खिदमतगार, जो भी कह सकता है। मैं ये बात इसलिए आपको कहना चाहता हूं कि इस प्रकार से अगर देखें तो देश के क्योंकि गांधी जी के साथ जीवन पर्यंत रहे, और देखिए वो व्यक्ति कहां पर है, वो व्यक्ति कुल मिला के यहां पर है। ये व्यक्ति यहां पर सबसे लास्ट में अफगानिस्तान बॉर्डर पर है, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत यानी पेशावर, इस बात को ध्यान रखना, एकदम बॉर्डर पर है, अफगानिस्तान के बॉर्डर पर। और वो व्यक्ति गांधी के साथ जुड़ा हुआ है, वो कभी भी अलग पाकिस्तान की बात नहीं करता है, वो जीवन पर्यंत जिन्ना का विरोध कर रहा है, मुस्लिम लीग का विरोध कर रहा है। कांग्रेस अगर यहां पर सरकार बना रही है तो इन्हीं बादशाह खान की वजह से बना रही है। वो गांधी के साथ अक्षरशः उनके सिद्धांतों का पालन कर रहे हैं, लेकिन गांधी उनके भी नहीं हुए, उनके भी गांधी नहीं हुए। गांधी कोई सर्वमान्य नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा, उनके भी नहीं हुए। कुल मिला के जब देश के पार्टीशन का माहौल पैदा हो गया, अब यह बताइए कि यह व्यक्ति जीवन पर्यंत कुल मिला के इस क्षेत्र में जिन्ना से लड़ाई लड़ रहा है, मुस्लिम लीग से लड़ाई लड़ रहा है, तो उन्होंने कहा इन्होंने कहा खान अब्दुल गफ्फार खान साहब ने, या तो इस क्षेत्र को भारत के साथ मिलाइए, यानी गांधी से कहा दो ही ऑप्शन है, या तो कुल मिला के विभाजन को स्वीकार नहीं करिए, और विभाजन अगर स्वीकार करते हैं तो मुझे अपने साथ मिलाइए, नहीं मिला सकते हैं तो हमारे पख्तूनों को, पठानों को एक अलग देश बना दीजिए जिसको पख्तूनिस्तान कहा जाए। यानी वैसे तो आप विभाजन को स्वीकार मत करिए, लेकिन अगर विभाजन को स्वीकार कर ही ले रहे हैं तो या तो फिर अब मुझे अपने साथ मिलाइए, क्योंकि मैंने तो इनके साथ हमेशा विरोध किया है, और दूसरा नहीं तो मुझे अलग से पख्तूनों का एक देश बना दीजिए। गांधी ने ना तो पख्तूनों का देश बनाया, ना उन्हें अपने साथ मिलाया। और ध्यान रखना, जब 14-15 जून 1947 को 14-15 जून 1947 को जेबी कृपलानी के नेतृत्व में यहां दिल्ली में विभाजन के ऊपर जब मीटिंग चल रही थी, एआईसीसी की यानी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की जब मीटिंग दिल्ली में चल रही है, तो वहां पर सभी कांग्रेस के पुरीधा लोग बैठे हैं, खान अब्दुल गफ्फार खां भी आए हुए हैं। और जब चर्चा होने लगी तो यहां पर विभाजन के प्रस्ताव को जैसे ही पंडित गोविंद बल्लभ पंत ने प्रस्तुत किया, और प्रस्तुत करने के बाद अंततः मौलाना आजाद, जवाहरलाल और कहीं न कहीं पटेल ने कहीं न कहीं समर्थन दे दिया, तब बहुत से लोग विरोध में खड़े हो गए। उसमें कहीं न कहीं खान अब्दुल गफ्फार खां का भी नाम आता है, उसमें पंजाब के कांग्रेसी नेता सैफुद्दीन किचलू का नाम आता है, उसमें सिंध के नेता चौधरी राम मिटवानी का नाम आता है, उसमें पंजाब के नेता पुरुषोत्तम दास टंडन का नाम आता है। और खान अब्दुल गफ्फार खां के आंखों से आंसू निकल पड़े, और खान अब्दुल गफ्फार खान ने कहा कि गांधी जी, मैं कैसे इन लोगों के साथ रह पाऊंगा, आप खुद सोच लीजिए कि मैं इनके साथ कैसे रह पाऊंगा जिनके साथ जीवन पर्यंत मैंने संघर्ष किया है, यानी इनके साथ मैंने जीवन पर्यंत संघर्ष किया है। आपने विभाजित करके और पाकिस्तान के साथ मुझे जोड़कर मुझे और मेरे आंदोलन को, यानी खुदाई खिदमतगार संगठन के लाल कुर्ती स्वयंसेवकों को आपने भेड़ियों के आगे फेंक दिया, आपने हमें भेड़ियों के आगे फेंक दिया। और निराश होकर, दुखी होकर खान अब्दुल गफ्फार खां इस प्रकार से चले जाते हैं। क्या मिला खान अब्दुल गफ्फार खां को, हमको यह बताइए ना गांधी जी। खान अब्दुल गफ्फार खां जब पाकिस्तान चले गए और पाकिस्तान में कुल मिला के कहीं की असेंबली में कुल मिला के भाषण दे रहे थे, क्योंकि उस समय 46, 47, 48 में गदर मचा हुआ था भारत पाकिस्तान के बीच में, तो खान अब्दुल गफ्फार खां इस प्रकार से संसद में, पाकिस्तान की संसद में, चूंकि वो पाकिस्तान भेज दिए गए हैं इसलिए पाकिस्तान की संसद में खड़े होकर बोले कि अब भारत से युद्ध क्यों हो रहा है, देश का विभाजन होना था, आप लोगों ने देश का विभाजन कर ही दिया है, अब सब कुछ हो गया तो युद्ध किस बात का। इस बात से खान अब्दुल गफ्फार खां की बात किसी को अच्छी नहीं लगी। यहां तक कि जिन्ना ने खान अब्दुल गफ्फार खां को चाय पर बुलाया, वो गए भी पीने, जिन्ना ने गले भी लगाया, और गले लगाने के बाद उन्होंने कहा कि आज मैं अपने मिशन में कामयाब हो गया। यानी जिन्ना ने कहा, कहीं न कहीं खान अब्दुल गफ्फार खां मौन रहे, और खान अब्दुल गफ्फार खां की कुल मिला के मन में, दिमाग में, दिल में तो वही गांधीवादी सिद्धांत चल रहा है। और धीरे धीरे इसी जिन्ना की सरकार ने, इसी पाकिस्तान की सरकार ने, आपको मालूम होना चाहिए अभी 1 वर्ष भी बीता नहीं था, खान अब्दुल गफ्फार खां को राजद्रोह, देशद्रोही घोषित कर दिया, और देशद्रोही घोषित करके उनको जेल में फेंक दिया गया। और वो पंजाब के कुल मिला के मोंटगोमरी जेल में डले रहे, बाद में सिंध की जेल में डले रहे। इस प्रकार से मैं यह कहना चाहता हूं कि जो व्यक्ति इस देश के राष्ट्रीय आंदोलन के लिए लड़ता रहा,
रहा, मरता रहा, जीता रहा, गांधी के पीछे चलता रहा, उस व्यक्ति को नेल्सन मंडेला की तरह 27 वर्ष तक पाकिस्तान की जेल में अपना जीवन काटना पड़ा। क्या मिला खान अब्दुल गफ्फार खां को? खान अब्दुल गफ्फार खां 27 वर्षों तक जेल में सड़ते रहे और अंततः उनको निर्वासित होना पड़ा। देश छोड़कर पाकिस्तान भागे तो अफगानिस्तान में शरणार्थी के रूप में रहे। कहां पर शरणार्थी के रूप में रहे? अफगानिस्तान में शरणार्थी के रूप में रहे। गांधी जी आप बताइए, कुल मिला के दूरदर्शी कैसे माने जा सकते हैं आप कि आपने कुल मिला के कहीं न कहीं उस सरहद पर रहने वाले सीमांत गांधी के साथ क्या किया कि देश पार्टीशन तो हो गया, नेहरू जैसे लोग प्रधानमंत्री बन गए, लेकिन 27 वर्षों तक देश का जो असली हीरो है वो जेल काट रहा है और बाद में पाकिस्तान से भगाया गया, अफगानिस्तान में शरणगाह मिली और अंततः 1987 में कुल मिला के आपने उस व्यक्ति को भारत रत्न दे तो दिया, लेकिन उसके साथ जो किया गया वो अच्छा नहीं किया गया। कुल मिला के कहीं ना कहीं मैं ये कहना चाहता हूं, इस तरीके से थोड़ा सा ध्यान रखना। बहुत सी कहानियां हैं और बहुत सी बातें हैं जो मेरे जहन में रहती हैं, मैं नहीं बहुत सी बातें कह भी पाता हूं और मैं इसीलिए इस तरह से क्लासेस ले रहा हूं कि आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा चीजें मिल सकें, ज्यादा से ज्यादा बातें हो सकें। तो यहां पर सबसे पहले अगर देखा जाए तो 1 अगस्त इस तरीके से 1 अगस्त 1920 को इस तरह से असहयोग आंदोलन, यानी 1 अगस्त 1920 को गांधी असहयोग आंदोलन शुरू करते हैं। इस पर भी कभी लंबी चर्चा करूंगा। और 1 अगस्त 1920 को जब गांधी असहयोग आंदोलन शुरू करेंगे तो आप लोगों को बहुत अच्छी तरह मालूम है कि इसी दिन हमारे भारत के बेताज बादशाह की डेथ हो जाती है, जिनका नाम बाल गंगाधर तिलक था। 1 अगस्त को ही डेथ हो जाती है। गांधी ने इनके मरने पर कहा है कि मेरा सबसे महत्वपूर्ण बचाव पक्ष आज दुनिया से चला गया। यहां तक कि गांधी उनको मेकर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया भी कहा करते थे। इस प्रकार से कहीं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन, यहां थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन कंफ्यूज मत होइएगा। ये जो सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो रहा है, कहीं ना कहीं लड़के 12 मार्च लगा देते हैं, बिल्कुल नहीं लगाना है। 12 मार्च से कुल मिला के 5 अप्रैल तक इस प्रकार से डांडी मार्च हो रहा है। ये डांडी मार्च हो रहा है, 12 मार्च से 5 अप्रैल तक डांडी मार्च हो रहा है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और 6 अप्रैल को जब गांधी गुजरात के नौसारी जिले के डांडी पहुंचेंगे तो वहां समुद्र के पानी को खौलाकर नमक तैयार करके इस प्रकार से इस सॉल्ट रिवोल्ट या सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करेंगे। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 6 अप्रैल को डांडी से हो रही है, यानी एक प्रकार से यहां क्वेश्चन 6 अप्रैल लगेगा। क्या लगेगा? 6 अप्रैल 1930। तो यहां ध्यान रखिएगा, अगर क्वेश्चन का आंसर पूछा जाएगा तो पहले 2 नंबर है, फिर 3 नंबर है, फिर 1 नंबर है और फिर 4 नंबर है, यानी 2 नंबर 3 नंबर 2 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 1 नंबर और फिर 4 नंबर, 2 3 1 4, इस तरह से क्वेश्चन आपसे बिल्कुल पूछा जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो मेरी बातें आप लोगों को समझ में आती हैं। क्वेश्चन भले कम हो जा रहा है, बिल्कुल टेंशन मत रखिए, लेकिन जो चीजें हैं पढ़ने का तरीका यही होता है। 50 क्वेश्चन लगा दिया और 5 आ नहीं रहे हैं, ठीक है ना? तो मेरा आपसे कहने का मतलब है जो 199, 299, 599 और ये जो 999 वाले इस समय देश में चल रहे हैं, उनसे दूरी बनाइए, हाथ जोड़िए। उससे अच्छा तो अपने घर पर ही पढ़ लीजिएगा, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो हम लोग इसी तरह से थोड़ा सा चैनल के साथ आप लोग जुड़ेंगे तो हमको भी मजा आएगा। और चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब करिए, लोगों के बीच में शेयर करिए, तो मैं कुल मिला के हो सकता है कि बहुत धमाके के साथ बहुत सी चीजें शुरू कर सकूं। आप सभी लोगों को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।